छात्रों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की चर्चित कविता कलगी बाजरे की दूसरे पद्य की व्याख्या करेंगे। इससे पहले भी हम इस कविता की ससंदर्भ व्याख्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं, उनको जान लेते हैं और इस कविता को कि आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर सबरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का। सहरातियों का मतलब होता है शहर वासियों या शहर के निवासी। ऐश्वर्य कहते हैं जहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो, उसे ऐश्वर्य कहते हैं। सृष्टि संसार को कहते हैं। औदार्य, उदारता से औदार्य बना हुआ है कि कहीं सच्चा कहीं प्यारा, एक प्रतीक बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठ का, गगन कहते हैं आसमान के लिए, सांझ कहते हैं संध्या के लिए, शाम के लिए, और पीठिका कहते हैं उसकी पीठ पर। डोलती माने डोलती हुई कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना ही सिमट आता है और मैं अकेलापन एकांत में होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं, मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं है? शब्द जादू हैं, इसका मतलब शब्दों में जादू होता है, वह अपनी ओर आकर्षित करते हैं शब्दों के माध्यम से। परंतु क्या बिना शब्दों के हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं? अर्थात क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। तो अब हम इसके संदर्भ को जानेंगे, तत्पश्चात प्रसंग को जानेंगे, उसके बाद व्याख्या को जानेंगे और अंत में विशेष को जानेंगे। इस कविता का संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी निर्धारित पाठ्य पुस्तक अद्यतन हिंदी काव्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं नई कविता के पुरोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेकृत प्रयोगवादी कविता कलगी बाजरे की से अवतरित है। इसके बाद प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रकृति के नए प्रतीक विधान को अपनाने की वकालत करता है। साथ ही यह भी बताने का प्रयास करता है कि प्रकृति जिस प्राकृतिक वातावरण में है, हमें उसी स्वरूप को अपनाना चाहिए। उसके कहने का आशय ये है कि हमें उसके बदलाव का अधिकार नहीं है। अब हम इस कविता के व्याख्या को जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि अपनी
प्रेयसी के लिए प्रयुक्त नवीन उपमानों के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहता है कि आज के शहरी कवियों का परिचय मात्र गमले में सजी जूही की कली से ही है। उन्होंने प्रकृति का आनंद नहीं लिया है। वे प्राकृतिक सौंदर्य से अपरिचित ही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के सुरम्य वातावरण के लिए स्वयं देखा या जिया नहीं है। प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य, विस्तार तथा उसकी उदारता का सच्चा और प्यारा प्रतीक तो बिछली घास या शरद ऋतु की शाम के समय गगन की पीठ पर लहलहाती बाजरे की कलगी में ही है। कभी बिछली घास और लहलहाती बाजरे की कलगी के माध्यम से वह प्रकृति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, और वह उसका सूक्ष्म निरीक्षण इसमें दिखाई देता है कि वह कलगी बाजरे की और बिछली घास की बात वह करता है। कवि स्पष्ट करता है कि जब कभी वह बिछली घास और बाजरे की कलगी देखता है तो उसे सारा उजड़ा हुआ विश्व इन नए प्रतीकों में ही सिमटता दिखाई देता है। कवि आगे कहता है कि जब मैं एकांत में सोचता हूँ तो प्रकृति के इस अनूठे सौंदर्य के प्रति समर्पण का भाव स्वतः ही जाग उठता है। अंत में कवि घोषणा करता है कि शब्दों में गहरे भाव और शांति छुपी रहती है, परंतु क्या मूक भाषा में व्यक्त किया गया समर्पण भाव गहरा नहीं होता? यह पाठक वर्ग के लिए सोचने के लिए एक प्रश्न छोड़ देता है कि केवल लिखित भाषा ही महत्वपूर्ण है या फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? जहाँ लिखित भाषा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, जहाँ लिखित भाषा चूक जाती है, ऐसी स्थितियों में, ऐसे समय में हम सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं और विशेषकर अपने हाव भाव और प्रेम संबंधी भावों को व्यक्त करने के लिए हम मूक भाषा या सांकेतिक भाषा का ही अक्सर प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब हम इस पद्य के विशेष की चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी विशेष बातें हैं। कवि ने नवीन उपमानों और प्रतीकों को प्रकृति से चुना है, जो अत्यंत ही प्रभावशाली बना है।
कवि का प्रकृति प्रेम दर्शनीय है। नंबर 3, प्रकृति का सही स्वरूप खुले वातावरण में ही प्राप्त होता है, न कि छोटे से गुलदस्ते में या छोटे से मकान में। इसके बाद हम भाषा की बात करते हैं। भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक हिंदी है। शैली प्रतीकात्मक प्रयोग है। उसके बाद छंद, इसमें मुक्त छंद है, जिसके लिए निराला जी ने केचुआ या रबड़ छंद की संज्ञा भी दी है। अलंकार, इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा काकु वक्रोक्ति देखने को मिलते हैं। यह अलंकार इस पद में कहाँ आए हैं, यह भी हम बताने की कोशिश करेंगे। अनुप्रास अलंकार काव्य में वहाँ पाया जाता है जहाँ पर कोई वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार आता है। जैसे इस कविता में पीठिका, पीठिका पर, इन शब्दों में पा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी एक होता है, उसे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे जब जब में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार से काकु वक्रोक्ति अलंकार में जब किसी भी कथन को कहा जाए और उसका अर्थ दूसरा लगाया जाए, वहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं, अर्थात समर्पण कुछ नहीं अर्थात समर्पण भी बहुत कुछ है, इसका ये अर्थ लगेगा, इसलिए यहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार है। और इसमें पद मैत्री, सचमुच जो शब्द है यहाँ पर पद मैत्री है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप यह व्याख्या भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।